सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। तो इस वीडियो में क्लास 10th मैथ जो हमारे पास अग्रवाल का अनसोल्व पेपर है, तो इसमें 2022 और सेट नंबर 4 हल कराने वाले हैं। और प्यारे बच्चों, यदि आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो उन सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो वहाँ जाके आप देख सकते हो। तो ज़्यादा ना समय लेते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर पहला आपके सिलेबस का है नहीं, इसको छोड़ दीजिए आप। प्रश्न नंबर 2, बिंदु इतने इतने एक त्रिभुज के शीर्ष हैं तो वह त्रिभुज होगा। तो आपको यहाँ पे ये देखना है एक सच, ठीक, यहाँ पे -4 है, यहाँ +4 है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो माइनस से कोई मतलब नहीं है, माइनस बस ये संख्याएं समान होनी चाहिए। देखो यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है और बाई का मान 3 है। तो यहाँ पे हमारा समद्विबाहु त्रिभुज होगा, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज। तो इसका बी वाला सही हो जाएगा। अब इसके बाद ये भी आपके सिलेबस का नहीं है। और चौथा देख लीजिए, ठीक, tan बराबर इतना तो cos का मान कितना होगा। तो आपको यहाँ पे लिख लेना है क्वेश्चन नंबर 4, tan थीटा बराबर 2ab बटा है हमारा a² - b²। तो प्यारे बच्चों, tan होता लंब बटा आधार, तो लंब ये रहा और आधार ये है। तो पाइथागोरस प्रमेय से हमें निकालनी है कर्ण, ठीक है। तो कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, तो आधार हमारा हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा a² - b² का होल वर्ग प्लस ये लंब हो जाएगा 2ab का होल वर्ग, इस प्रकार। और आपको यहाँ पे कर देना है, इधर से घात हटेगी, इधर अंडूर लगा देना है, ऐसे करके आपको यहाँ रह जाएगा k। तो यहाँ पे a - b का होल वर्ग, तो a² + b² - 2a² और ये b² हो जाएगा। अब ये हो जाएगा हमारा प्लस का 4a² और ये b², अंडर रूट a पे घात 4 + b पे घात 4 और यहाँ प्लस का 2ab² इतना बचेगा हमारा। तो k बराबर अंडर, और ये हमारा बन गया सूत्र a + a² + b² का होल वर्ग बन गया। इस 2 से ये कट जाएगा अंडर रूट, तो k बराबर निकलेगा a² + b²। अब हमसे पूछा cos का मान, तो प्यारे बच्चों cos थीटा बराबर होता आधार बटा कर्ण, ठीक, आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना है, आधार है हमारा a² - b², a² - b² और कर्ण हमारा ये निकला a² + b²। तो देखो कहाँ पर है, वहीं पे टिक लगा लीजिए। तो इसका सी नहीं, इसका बी वाला सही हो जाएगा, ठीक, बी पे आप टिक लगा देना है। अब इस प्रश्न के बाद अगला प्रश्न देखिए 5 नंबर। प्रश्न नंबर 5 है आपका, एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर, तो r बराबर लिख लेना है 14 सेंटीमीटर। एक मिनट में सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 अंश का कोण बनाती है, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। थीटा बराबर लिखिए 6 अंश। मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 अंश का कोण बनाती है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई r² थीटा बटा 360। आपको यहाँ पे पाई का मान लगाना नहीं लगाना है, हाँ पाई का मान लगाना है 22/7, 22/7। आर का मान 14 × 14 और थीटा का मान 6/360। तो 6 एकन 6 और छतरंग 36 60 हो जाएगा ये। फिर काटो 7 एकन 7, 7 दूनी 14, 2 एकन 2, 2 तियाँ 6, फिर 2 से काट दो, 2 सत्ते 14 और ये हो जाएगा 15, कितना, तो 22 सत्ते 154। अब यहाँ पे हमारे पास जगह नहीं बची है, तो यहाँ पे लिख दें हम। चलो दूसरे पेज पे पहुँच रहे हैं, कितना बचा, 22 सत्ते 154 और बटा 15। तो आपको यहाँ पे लिख लेना है 154/15। अब 15 के समय भाग लगा दो, तो जब 15 के समय भाग लगाएंगे तो 15 एकन 15, ठीक है। फिर 15 का भाग 4 में जाएगा नहीं, तो भाग खाई बिंदी, फिर रखेंगे दशमलव, फिर यहाँ हो जाएगा 40। तो 15 दूनी 30 हो जाएगा।
फिर वहाँ 0 बढ़ाएंगे 100 हो जाएगा हमारा, और 15 छक्का 90। यही आ गया प्रश्न का आंसर, वर्ग सेंटीमीटर। देखो 10.26 कहाँ पर है, 10.26, ठीक। तो इसका ए वाला सही हो जाएगा। अब इसके बाद प्रश्न नंबर है हमारा 6, उसको देखिए। एक बारंबारता बंटन के लिए माध्य माध्यिका बहुलक के बीच संबंध है, तो प्यारे बच्चों इसका सी वाला सही हो जाएगा। तो बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 माध्य, ठीक। तो इसका सी वाला सही हो जाएगा। अब ये तो आपको पता ही होगा, 5 cos स्क्वायर 60 का मान कितना होगा, cos 60 का मान होता है 1/2, तो इसका वर्ग करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा, इसका ये वाला सही हो जाएगा। अगला नंबर बहुलक वर्ग, इसके बहुलक वर्ग ज्ञात करना। तो बहुलक वर्ग ज्ञात करने के लिए जो बारंबारता होती है उसकी सबसे बड़ी संख्या देखिए। तो यहाँ पे बारंबारता में सबसे बड़ी संख्या 14 है, तो 14 के सामने जो वर्ग अंतराल है 120 से 140, ठीक। तो इसका ये वाला सही हो जाएगा, 120 से 140। प्रश्न नंबर 9, 2 से 12 तक की विषम संख्याओं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो पहले प्रश्न नंबर 9 लिख लीजिए, 2 से 12 तक की सम संख्याएं लिखिए, यानी 2 से 12 तक सभी संख्याएं लिखो। 2 से 12 तक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। तो प्रायिकता पी ई बराबर टोटल कितने परिणाम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो बटे में 11 रहेगा। तो विषम संख्या की प्रायिकता पूछी, विषम संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5, 5/12 हो गया। अगला नंबर देखिएगा, प्रश्न नंबर है 10। 10 में लिखा हुआ 1/x² माइनस 2 बराबर 1/7। इसका इसमें कर लो, इसका इसमें कर लो, तो x² माइनस 2 बराबर 7, 2 को उधर भेजो, तो x² बराबर 7 प्लस 2, तो x² बराबर हो जाएगा 9। इधर से घात हटेगी तो अंडरूट लग जाएगा, तो x बराबर प्लस माइनस अंडरूट 9, तो इसको 3 लिखा जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 3। लगा लो टिक, कहाँ पर है ये, तो इसका हो जाएगा सी वाला सही हो जाएगा, ठीक, विकल्प नंबर सी। इसके बाद नंबर 11 उसको देख लीजिए। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों संख्या दे रखी है हमें 119 पे घात 2 माइनस 11 पे घात 2। तो आपने एक सूत्र देखा होगा, a² माइनस b² बराबर a प्लस बी और a माइनस बी। तो यहाँ पे 119 प्लस 11 करना है, फिर 119 माइनस 11 करना, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये तो हो जाएगा 130, और इसको घटाएंगे तो जब घटाने पर हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 108। तो प्यारे बच्चों ये भी सम संख्या और ये भी सम संख्या। तो एक बात ध्यान रखिए, सम संख्या का गुणा सम संख्या में करेंगे तो सम संख्या ही प्राप्त होगी, और विषम संख्या का गुणा विषम संख्या में करेंगे तो विषम संख्या प्राप्त होगी। तो ये दोनों संख्या कैसी सम है, तो सम का गुणा सम में करेंगे, यानी सम संख्या का गुणा किसी भी संख्या में करो, सम संख्या ही प्राप्त होगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये कौन सा विकल्प है, सम संख्या, तो इसका बी वाला सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 इसको छोड़ दीजिए, ये प्रश्न थोड़ा ठीक नहीं है। नंबर 13, के किस मान के लिए रैखिक समीकरण ये 2 दे रखे का अद्वितीय हल होगा। चलिए समझिएगा इसको। तो बेटा अद्वितीय हल का अर्थ होता है केवल एक हल, ठीक। और ये प्रच्छेदी रेखाएं होती हैं, kx माइनस y बराबर 2, फिर आपको लिखना 6x माइनस 2y बराबर 3। तो अद्वितीय हल की कंडीशन होती है a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। तो ये a1/a2 और ये b1/b2, तो आपको यहाँ पे लिख लेना है k/6 और नॉट इक्वल -1/-2। ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 एकन 2, 2 तियाँ 6 और 3 एकन 3, तो k नॉट इक्वल 3, यही आपका हल हो जाएगा। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 14 उसको देखिएगा। प्रश्न नंबर 14, इनमें से किस समीकरण का मूल 3 है। तो आपको क्या करना है, x की जगह पे 3 रखना है, यहाँ पर भी 3 रखना और यहाँ पर भी 3 रखना है। प्रत्येक जगह पे 3 रखे देख लो, ठीक। जिसका 0 बराबर 0 हो जाए वही हमारा ठीक हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी 3 रखो, यहाँ पर भी 3 रखो, ये 0 बराबर 0 होना चाहिए। प्रश्न नंबर 15 देखिएगा।
पहले n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा, तो इसका सूत्र ये वाला है, ठीक है। यानी प्राकृतिक प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना, तो उसके लिए ये वाला सूत्र लगाना पड़ेगा, ठीक। सी वाला इसको याद कर लीजिए। प्रश्न नंबर 16 है, दिए गए चित्र में यदि ए बी बराबर 8 है, ए बी यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये 8 है, पी ई ये वाली भुजा 3 है, ठीक, अच्छी बात है। ए ई की माप कितनी होगी, अच्छा पी ई की माप यानी ये वाली भुजा है 3, ठीक, ये 3 है। जब ये 3 है बच्चों, देखो ध्यान समझिएगा, जब ये वाली भुजा 3 है तो ये भी 3 होगी, ठीक। और वृत्त की स्पर्शरेखाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी 8 है, जब यहाँ से लेके यहाँ तक 8 है तो ये भी यहाँ से लेके यहाँ तक 8 होगी। तो जब ये 8 है तो 8 में ये वाली 3 कम हो जाएगी, तो कितनी बचेगी, 5 बचेगी, ठीक। तो इसका सी वाला सही हो जाएगा। अब ये तो आपने लगा ही लिया होगा। 18 नंबर देखिएगा, तो आपको लिख लेना 18 नंबर। तो यहाँ पे बना लें हम एक त्रिभुज, चित्र बनाना जो इसमें दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिख लो सी, ये कोण है थीटा, और ये है बी, और ये है ए, और यहाँ पे जो कोण है वो हमारा थीटा है, और ये वाली 2 मीटर ऊंचाई है, और ये वाली है 2√3 मीटर। तो थीटा का मान ज्ञात करना, तो tan थीटा लगा दो, लंब बटा आधार 2/2√3, इससे ये कट जाएगा। तो tan थीटा बराबर निकलेगा 1/√3। यहाँ पे tan है तो tan में ही देखिए 1/√3 किसका है, तो tan थीटा बराबर निकलेगा, tan 30 का मान है, tan चला जाएगा, थीटा बराबर 30 अंश निकल के आ जाएगा। अब इसके बाद अगला प्रश्न है, और 20 नंबर आपके सिलेबस का है नहीं, इसको छोड़ दीजिए। नंबर 19 पे देखिए, दिए गए त्रिज्यखंड का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, कोण कितना, थीटा, त्रिज्या कितनी है, 7 है, इस त्रिज्यखंड का परिमाप ज्ञात करना है। तो नंबर लिख लो 19। तो थीटा बराबर है 60 अंश और आर बराबर है 7 सेंटीमीटर। त्रिज्यखंड का परिमाप, त्रिज्यखंड का परिमाप बराबर व्यास प्लस चाप की लंबाई, ठीक, व्यास प्लस चाप की लंबाई। आपको पता है व्यास को 2r लिखा जाता और चाप की लंबाई को लिखा जाएगा पाई r थीटा बटा 180। मान लगाइए 2 × 7 प्लस पाई का मान 22/7 और r का मान 7 और थीटा का मान 60 और बटा 180। तो ये बन जाएगा 60 एकन 60 और 60 तियाँ और 3 एकन 3 और 3 एकन 3 और 7 दूनी 14। तो ये 14 ये बना और प्लस 22/3। अब आपको क्या करना है, इसका इसमें गुणा करना, 14 तियो 42 प्लस 22/3 और 42 और 22 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 64/3 सेंटीमीटर। ये आपके प्रश्न का हल हो गया। अब इसके बाद खंड बा देखिएगा आपको, खंड बा और प्रश्न नंबर पहले का सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपर में संख्या है। तो सबसे पहले आपको लिख लेना है यहाँ पर, माना √2 एक पर में संख्या है। प्यारे बच्चों, जब ये परमेय संख्या है तो परमेय संख्या को p/q के रूप में लिखा जाता है। तो आपको लिख देना है √2 बराबर p/q, और आगे लिखना है आपको जहां p तथा q धनात्मक पूर्णांक है, p तथा q धनात्मक पूर्णांक है और q ≠ 0, आपको ऐसे लिख देना है। अब आपको क्या करना है, इसके नीचे कर लो एक, इसका गुणा इसमें और इसका इसमें, तो ये हो जाएगा हमारा √2q बराबर p। अब इसके दोनों पक्षों का करना है वर्ग। तो आपको यहाँ पे लिखना है दोनों पक्षों का वर्ग
करने पर, ठीक है। जब इसके दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो √2q का होल वर्ग और बराबर p², तो इसका अंडर हट जाएगा, तो आपको लिख देना है 2q का वर्ग बराबर p², और इसको कर लेना है समीकरण नंबर पहला, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये वाला 2 है ना, ये वाला 2 इसके नीचे ले जाओ, तो यहाँ पर बचेगा q² बराबर p² बटा 2। अब प्यारे बच्चों इस p² में 2 का भाग लगेगा, तो आप लिखोगे p² कामा 2 से विभाजित है, ठीक। p² 2 से विभाजित है। अब ये घात हटा के लिखेंगे p भी 2 से, p भी 2 से विभाजित है, और ये समीकरण नंबर बन जाएगा हमारा दूसरा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो p लिखा हुआ ना, तो p बराबर 2k, देखो यहाँ पर ये p है, तो p बराबर 2k, 2 कौन सा, ये वाला 2 है। अगर यहाँ पे 3 है तो 3k, अगर यहाँ 5 है तो 5k, अगर यहाँ 3 है तो यानी 7 है तो 7k, जो यहाँ पर संख्या होगी वही यहाँ पे लिखा जाएगा। तो p बराबर 2k समीकरण 1 में रखने पर, तो इस p की जगह पे हमें लगाना है 2k, तो आपका ये हो जाएगा 2q² बराबर 2k का वर्ग, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये 2q² बराबर 4k का वर्ग, फिर 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो थोड़ा इसको घुमा के लिखेंगे हम 2k² बराबर q²। अब ये 2 हमारा भाग में जाएगा, तो k² बराबर हो जाएगा q² बटा 2, तो आपको लिखना है q² 2 से विभाजित है, q² कामा 2 से विभाजित है। फिर नई लाइन से घात को हटा के लिखेंगे q भी 2 से विभाजित है, ठीक। q भी 2 से विभाजित है, और इसको कर लेंगे समीकरण नंबर 3। तो आपको नई लाइन से लिखना है समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, नहीं, समीकरण 2 तथा 3 से स्पष्ट है कि p तथा q का उभयनिष्ठ, प्यारे बच्चों उभयनिष्ठ को दूसरी भाषा में मासा बोलते हैं, ठीक है, का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। देखो समीकरण नंबर 2 देखिए पहले, यानी इस p में कितने का भाग लगेगा, 2 का लगेगा, और इस q में कितने का भाग लगेगा, 2 का भाग लगेगा। तो इस p और ये जो q, यानी p और q 2 से विभाजित है, तो भाई तो लिखा हमने समीकरण 2 तथा 3 से स्पष्ट है कि p तथा q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, अतः √2 एक परमेय संख्या है। तो आपको नई लाइन से लिख देना, लेकिन विरोधाभास के कारण √2 एक अपरमेय संख्या है। तो आपको इतना लिख देना है, ठीक है। ये 2-3 लाइनों की हिंदी है, इसको तो आप याद कर ही लीजिए। अब इसके बाद प्रश्न नंबर पहले का खा देखिएगा। पहले का खा है निम्नलिखित समीकरण निकाय को विलोपन विधि से हल कीजिए। तो यहाँ पे ये दोनों समीकरण दे रखे हैं और इनको विलोपन से हमें हल करना है। चलिए समझिएगा। तो यहाँ पे नंबर लिख लो पहले का खा,
तो जो पहला समीकरण है x प्लस 2 और 2y बटा 3 और प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस एक को पहले इधर भेजो, तो x प्लस 2 प्लस का 2y बटा 3 बराबर -1 हो जाएगा। तो इसका इसमें नीचे का नीचे, तो हो जाएगा 3x प्लस का 4y और बटा 6 बराबर -1। इसके नीचे कर लो, इसका इसमें, तो 3x प्लस 4y बराबर -6। ये बन गया समीकरण नंबर पहला। अब जो दूसरा समीकरण दिया हुआ x माइनस y बटा 3 बराबर 3 दिया हुआ, तो इसका गुणा इसमें करो, तो ये हो जाएगा 3x माइनस y बटा 3 बराबर ये 3, इसके नीचे एक कर लो, फिर इसका इसमें, तो हो जाएगा 3x माइनस y बराबर 9। ये समीकरण नंबर हो गया 2। तो समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। तो एक समीकरण नंबर 1 है, इसके नीचे लिख लो आके यहाँ पे 3x प्लस का 4y बराबर -6। ये नंबर पहला है हमारा। अब इसके चिन्ह बदलो, माइनस और ये प्लस, ये दोनों कट जाएंगे हमारे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस का 5x वो 5y और ये हो जाएगा 15। तो 5 एकन 5, 5 3 15, तो y बराबर -3 हो जाएगा। अब ये वाला मान उठा के 1 में लगाओ, चाहे 2 में लगा दो आप। 2 में रखने पर तो y बराबर -5 लगाना है, कहाँ पे, यहाँ पर। तो -5 रखेंगे तो प्लस का 5 हो जाए, y बराबर -3 है, तो -3 यहाँ पे लगाना है आपको। तो 3x माइनस प्लस 3 बन जाएगा और बराबर 9। इस 3 को उधर भेजो, 3x बराबर 9 -3 हो जाएगा, तो 3x बराबर 6 हो जाएगा हमारा। और 3 एकन 3, 3 दूनी 6, तो x बराबर 2। और यही आपके प्रश्न का आंसर आ गया, x बराबर 2 और y बराबर -3। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न नंबर है पहले का गा, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें x अक्ष बिंदुओं a के निर्देशांक है -4, -3 और b के निर्देशांक है 5, 2 को मिलाने वाले रेखाखंड को विभाजित करता है। तो इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, जिन दो बिंदुओं के बीच में और शब्द हो, जिन दो बिंदुओं के बीच में और शब्द हो, तो ये दोनों बिंदु रहेंगे किनारे पर, और जो हमारा x अक्ष का निर्देशांक है इसको रखेंगे बीच में। चलिए समझिएगा। तो सबसे पहले आपको खींचना है एक रेखाखंड इस प्रकार। तो जिन दो बिंदुओं के बीच में और शब्द हो उनको लिखना किनारे पर। ठीक है। तो a के निर्देशांक है -4, -3 और b के निर्देशांक है 5, 2। और जो x अक्ष का निर्देशांक, तो प्यारे बच्चों x अक्ष का निर्देशांक हमने मान लिया p, और x अक्ष का निर्देशांक होता है x, 0, भूलना मत, बता रहा हूँ। x अक्ष का निर्देशांक x, 0 और y अक्ष का निर्देशांक 0, y। तो ये वाली दूरी मानेंगे हम m और ये वाली दूरी मानेंगे 1। तो सबसे पहले आपको लिख लेना है बिंदु -4, -3 तथा 5, 2। और जो बेटा हमने अनुपात माना है m/1, ये वाली दूरी कितनी m है और ये वाली दूरी 1 है। अब हमें p के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो आपको लिखना है यहाँ पर p के निर्देशांक बराबर, सूत्र होता है m1 x2 m2 x1 बटा m1 प्लस m2, m1/2 m2/1 बटा m1 प्लस m2। अब प्यारे बच्चों ये वाले मान कहाँ से लाओगे, देखो ये वाला मान है x1 का और ये y1 का और ये x2 का और ये y2 का, और ये वाला मान है m1 का और ये वाला मान है m2 का। तो ये वाले मान आपको यहाँ पे लगा देने हैं। तो m1 का मान m और x2 का मान 5,
m2 का मान 1, x1 का मान -4 और हर में रहेगा m1 प्लस m2 यानी ये रहा m+1। m1 का मान m, y2 का मान 2, m2 का मान 1 और y1 का मान -3 बटा m+1। इसको थोड़ा हल करिए तो ये निकलेगा हमारा 5m -4 और m+1 कामा यहाँ पे हो जाएगा 2m -3 m+1। तो प्यारे बच्चों ये निर्देशांक किसके निकले हैं? p के निर्देशांक निकले हैं। लेकिन p के निर्देशांक क्या है? p के निर्देशांक x, 0 किताब में क्या लिखा हुआ ना, x अक्ष के निर्देशांक, x अक्ष के निर्देशांक x, 0 होते हैं। तो अर्थात p के जो निर्देशांक हैं x, 0 हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ p के निर्देशांक, तो p के निर्देशांक क्या है? x, 0। तो अब आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको कोट बराबर कोट करनी है। ये वाली भुज कहलाती है और ये कोट कहलाती है। तो आपको यहाँ पे कोट बराबर कोट करनी है। ठीक है, इसको हल करिए। तो यहाँ पे लिख लेना है कोट बराबर कोट इस प्रकार। तो इसकी कोट कितनी है? 0 है और ये वाली कोटि है 2m -3 और m+1। इसके नीचे 1 कर लो तो इसका गुणा इसमें और इसका इसमें। तो जब इसका इसमें करेंगे 2m -3, 2m-3 इसका इसमें गुणा करो तो पूरा 0 हो जाएगा। अब क्या करना है? 3 को उधर भेज दो, 2m बराबर 3 हो जाएगा और m बराबर हो जाएगा 3/2। अब आपको नई लाइन से लिख देना अनुपात बराबर 3:2। यही प्रश्न का आंसर हो गया हमारा। प्रश्न नंबर है पहले का घ। 2 ठोस लंबवृत्तीय शंकु समान ऊंचाई के हैं, उनके आधारों की त्रिज्या r1 r2 है। उन्हें गलाकर समान ऊंचाई के एक बेलन के रूप में परिवर्तित किया गया है। सिद्ध कीजिए कि बेलन के आधार की त्रिज्या इतनी है। चलिए समझिएगा इसको। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना है? बनाने हैं 2 शंकु। तो पहला शंकु हमारा ये है और दूसरा शंकु हमारा ये है। अब इन दोनों को गलाकर या पिघलाकर एक बनाया जाता है बेलन। तो बेलन की भी ऊंचाई शंकु के बराबर है। तो ये ऊंचाई और ये हमारी त्रिज्या होती, ठीक है, ऊंचाई और ये त्रिज्या, और ये ऊंचाई और ये त्रिज्या। अब यहाँ पे हमें क्या करना है? इसकी ऊंचाई h कर लो, इसकी ऊंचाई h कर लो और इसकी ऊंचाई h कर लो। इसकी त्रिज्या है r1, इसकी त्रिज्या है r2 और इसकी त्रिज्या r कर लो। अब यहाँ पे इन दोनों को गलाकर या पिघलाकर, इन दोनों को गलाकर एक बेलन बनाया गया है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? इन दोनों शंकु के आयतनों का योग इसके आयतन के बराबर होगा। तो यहाँ पे शंकु का आयतन होता है 1/3 πr² h। तो r की जगह पे r1 लिखेंगे, यहाँ पे r की जगह पे r2 लिखेंगे। तो शंकु का आयतन 1/3 πr1² h। यहाँ पे लिखना है 1/3 πr2² h बराबर, और ये बेलन का आयतन πr²। यहाँ पे देखो बड़ी आर लेनी है आपको ऐसे करके, ठीक, πr² और ये h। अब इसके बाद यहाँ से हमें क्या करना है? यहाँ से कॉमन ले लो, 1/3 πh कॉमन ले लो। यहाँ से जब 1/3 πh कॉमन लेंगे तो यहाँ पे r1² प्लस यहाँ हो जाएगा हमारा r2² बराबर πr² h। तो बच्चों πh कट जाएगा हमारा। ये कटने के बाद
यहाँ पर बचेगा r1² और ये r2² और बटा 3 बराबर यहाँ पे हो जाएगा r²। अब इधर से घात हटेगी तो इधर लग जाएगा हमारा अंडर रूट। तो r बराबर r1² r2² और बटा 3, और यही हमें सिद्ध करना था। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा आप। प्रश्न नंबर है पहले का 5वां। तो यहाँ पे द्विघात समीकरण दे रखा है 3x² माइनस का 2 √6x और प्लस का 2 बराबर 0। इसके हमें गुणनखंड विधि द्वारा मूल ज्ञात करने हैं। चलिए समझिएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसका गुणा करो, इसमें 6 बन गया। तो 6 के ऐसे गुणनखंड करो जोड़ने पर 2 √6 हो जाए। तो इस 6 को लिखेंगे हम √6 गुणा √6 ऐसे करके। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 √6 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे लिख लेना 3x² माइनस x बाहर रखिए √6 प्लस √6 और प्लस का 2 बराबर 0। अब यहाँ पे माइनस x का अंदर गुणा करेंगे तो इस 3 को पहले लिख लो √6x माइनस √6x और प्लस का 2 बराबर 0। अब इस 3 को लिखेंगे हम √3 गुणा √3x, ठीक, ऐसे करके 3x²। इसको ऐसे लिख सकते हैं। माइनस इस √6 को लिखेंगे हम √3 गुणा √2 और ये x, माइनस इसको लिखेंगे √3 गुणा √2 और ये x, और इसको लिखेंगे 2 है ना, ये 2, तो 2 को लिखेंगे √2 गुणा √2 बराबर 0। इस प्रकार। अब प्यारे बच्चों यहाँ से √3x कॉमन मिलेगा। तो √3x जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा √3x ही बचेगा हमारा। अब ये देखो √3 और ये x चला गया तो √2 बचा हुआ है। अब यहाँ पे देखो माइनस चिन्ह है तो माइनस चिन्ह कॉमन लिया जाएगा। √2 इसमें है और √2 इसमें है, तो √2 जब कॉमन लेंगे तो ये चिन्ह बदल जाएगा, ठीक, माइनस का चिन्ह है ना। तो आपका हो जाएगा √3x माइनस का √2 बराबर 0। तो सबसे पहले ओवेननेस्ट है उसको लिख लो, बीच वाला लिख लो ये। तो √3x माइनस का √2, अब ये दोनों लिख लो √3x माइनस का √2 बराबर 0। अब यहाँ से x का मान निकाला तो पहले इसको उठाइए। तो √3x माइनस √2 बराबर 0, 2 को उधर भेजो तो √3x बराबर √2। अब √3 का भाग लगा देंगे तो x बराबर √2 बटा √3। अब बच्चों देखिए दोनों के ऊपर अंडरूट है, यानी अंडरूट जो है वो अंश और हर में है। तो आपको क्या करना है, एक बड़ा सा अंडरूट लगाना है, 2/3 ऐसे करके लिख के छोड़ देना है। इसी प्रकार यहाँ से निकालेंगे तो √3x माइनस √2 बराबर 0। इस √2 को उधर भेजो तो √3x बराबर हो जाएगा √2, इसका भाग लगा देंगे। बिल्कुल सेम वही प्रोसेस है हमारी। √3 √2 बटा √3। अब यहाँ पर भी जो अंडरूट है अंश और हर में है तो x बराबर लिखना √2/3, और यही बेटा हमारे प्रश्न का आंसर आ गया। ठीक है, तो नई लाइन से लिख देना है मूल या शून्यक, ठीक, जो हमारे मूल निकले हैं √2/3 कामा √2/3। ठीक, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा, 4 चम्मच। प्रश्न नंबर पहले का चा आपके सिलेबस का नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। दूसरे का देखिएगा, निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। तो यहाँ पे 2 समीकरण दे रखे हैं, x और y का मान ज्ञात करना है। चलिए समझिएगा इसको। तो सबसे पहले हम दोनों समीकरण लिखेंगे यहाँ पर 15/x माइनस y प्लस 22/x प्लस y बराबर है 5। ये हो गया समीकरण नंबर हमारा पहला। दूसरा समीकरण है 40/x माइनस y प्लस 55/x प्लस y और बराबर है 13। ये समीकरण नंबर 2। तो यहाँ पे या तो पहला पद समान करो या फिर दूसरा वाला पद समान करो। तो इसका दूसरा पद समान करेंगे। तो दूसरा पद समान करने के लिए देखो इसके हर तो समान है लेकिन अंश समान नहीं है।
तो अंश समान करने के लिए क्या करेंगे, ये 55 है तो 55 का गुणा पहले में करो और 22 का गुणा इसमें कर दो। ठीक, 22 का करना है। और एक बात ध्यान रखिए, अगर ये दोनों संख्याएं कट जाए तो काट दिया करो, सवाल सरल हो जाता है। तो 11 दूनी 22 और 11 पन्ना 55। अब इस 5 का गुणा अंश में होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा और इसमें होगा। इसी प्रकार 2 का गुणा इसमें होगा, इसमें होगा और इसमें होगा, हर में नहीं करना है। तो 5 का गुणा 15 में करेंगे तो हो जाएगा 75, 15 पन्ना 75 और x माइनस 22 प्लस इसका इसमें करेंगे तो 22 पंजे 110 और x प्लस 22 और बराबर 25 कर देना है आपको। 2 का गुणा इसमें करेंगे तो आपका ये हो जाएगा 80 बटा x माइनस 22 प्लस इसका इसमें करेंगे तो हो जाएगा 110 बटा x प्लस 22 बराबर, जब इसका इसमें करेंगे तो हो जाएगा 26। अब यहाँ पे बदलना है चिन्ह आपको, माइनस माइनस और ये माइनस। तो आपको पता है जब एक प्लस और एक माइनस तो कट जाता है। तो प्यारे बच्चों ये संख्या किसकी है, ये वाली माइनस की है और ये प्लस की है। तो ये माइनस का 80 है और ये प्लस का 75 है। तो माइनस के 80 में से 75 घटाना है तो माइनस का 5 बचेगा और बटा x माइनस 22 आपको ऐसे लगा देना है बराबर। इधर क्या होगा, ये माइनस का 26 है, ये प्लस माइनस का 26 है और ये प्लस का 25 है, तो माइनस 1 बचेगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। तो इसके नीचे कर लो 1, इसका इसमें तो x माइनस 22 बराबर हो जाएगा आपका 5 और ये समीकरण नंबर बना 3। ठीक, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर x माइनस 22 बराबर 5 समीकरण नंबर 1 या 2 में लगाओ आप। ठीक है, तो 1 में रखेंगे, 1 में रखने पर तो x माइनस 22 यानी x माइनस 22 बराबर 5 कहाँ पे लगाना है, यहाँ पे लगा देना, 5 रखना है आपको। ठीक है, तो 15 बटा 5 हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 15 बटा 5 प्लस 22 बटा x और प्लस 22 और बराबर ये हो जाएगा 5 हमारा। तो 5 एकन 5 5 15, इस 3 को उधर भेजो तो 22 बटा x प्लस 22 बराबर 5 माइनस 3। तो यहाँ पर हो जाएगा ये 22 बटा x प्लस 22 बराबर 2 हो जाएगा। अब इसके नीचे कर लो 1 2 एकन 2 2 एकन 2 2 एकन 2, तो इसका इसमें और इसका इसमें। जब बीच में बराबर का चिन्ह हो तो ऊपर से ऊपर नीचे से नीचे काटते हैं, ध्यान रखिएगा कभी गलती से कैसी मत काट देना ऐसे की तरह। तो x प्लस 22 बराबर हो जाएगा 11 और ये हो गया समीकरण नंबर 4। ठीक, अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, जो हमारा समीकरण नंबर 3 है ना, ये वाला उठा के इसके नीचे लगा देना है। तो x माइनस 22 बराबर हो जाएगा 5, ये समीकरण नंबर 3 है। ठीक है, ऐसे लकीर करो। अब ये दोनों मारे जाएंगे हमारे, तो x हो जाएगा 2x और बराबर ये हो जाएगा 16। तो 2x लिखिए यहाँ पर, तो 2 एकन 2 2 अट्ठे 16। तो यहाँ पर जो हमारा x बराबर 8 निकलेगा। तो ये वाला मान समीकरण नंबर 4 में लगाओ, चाहे 3 में लगा दो। तो इसी के सामने लिख देना है आपको 4 में रखने पर। तो जो x बराबर 8 है तो आपको यहाँ पे रख देना है। ठीक, 8 की जगह पे, x की जगह पे। तो 8 प्लस 22 बराबर 11 और इस 8 को इधर भेज दो तो 22 बराबर निकलेगा 11 माइनस 8 और 22 बराबर 3। तो यही आपके प्रश्न का आंसर हो गया। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा आप। प्रश्न नंबर है दूसरे का खा। यदि नीचे दी गई सारणी का समांतर माध्य 25 है तो विलुप्त बारंबारता ज्ञात कीजिए, अर्थात इस f का मान ज्ञात करना है। ठीक है, और इस प्रश्न को अच्छे तरीके से सीखिए आप लोग। तो यहाँ पे आपको लिख लेना दूसरे का खा। तो पहले बनाना आपको वर्ग अंतराल, फिर यहाँ लिखना है बारंबारता, ऐसे लकीर करनी है। फिर
फिर अगला कॉलम बनेगा हमारा मध्यमान का, मध्यमान। तो मध्यमान को x से लिखा जाता है और बारंबारता को f से लिखा जाता है। फिर अगला कॉलम बनेगा हमारा x गुणा f। ठीक है, तो पहले लिख लीजिए जो वर्ग अंतराल है हमारा 0 से 10, अगला है 10 से 20, फिर 20 से 30 और 30 से 40 और अगला है 40 से 50। बारंबारता में दे रखा है 6 f, 6, 10 और ये 5। अब इसका निकालेंगे मध्यमान वर्ग अंतराल का, तो इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगाएंगे तो 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप ये देखिए कितने कितने का अंतर है, 10 का अंतर, तो इसमें 10 जोड़िए, 5 में 10 जोड़ेंगे 15, 15 में 10 जोड़ेंगे 25, 25 में 10 जोड़ेंगे 35, 35 में 10 जोड़ेंगे 45। अब आपको क्या करना है, इन दोनों का गुणा करना है, तो 56 30, इसका गुणा करना है तो 15 f हो जाएगा, 25 छक्का 150, ये हो जाएगा 350, इसका इसमें करना है 25 225 हो जाएगा। अब आपको नीचे करनी है लकीर इस प्रकार। तो बारंबारता के जोड़ को बोलते हैं सिग्मा f और इसको जोड़ को बोलते हैं सिग्मा xf बराबर। तो देखो बच्चों, यहाँ पे जब इसको जोड़ेंगे खाली f को छोड़ के, ठीक है, 6, 6, 10, 15, 27 प्लस f जोड़ देना है। अब इसके बाद सिग्मा xf को जोड़ेंगे 30, 150, 350 और 225, तो हो जाएगा ये हमारा 755 और प्लस आपको जोड़ देना ये 15f। ठीक, इस प्रकार 15 को संख्याओं के साथ नहीं जोड़ना, उसको लास्ट में प्लस करना है यहाँ पर। अब यहाँ पे जो समांतर माध्य का सूत्र है उसको देख लीजिए, तो आपको लिखना है समांतर माध्य बराबर सिग्मा xf बटा सिग्मा f। तो समांतर माध्य हमें प्रश्न में दे रखा है 25, तो यहाँ पे आपको लगा देना है 25 और इसकी जगह पे लगाना है 755 और प्लस 15 f बटा इसकी जगह पे लगाना 27 प्लस f। अब इसको थोड़ा हल करिएगा, तो प्यारे बच्चों इसके नीचे कर लो 1, तो इसका गुणा इसमें और इसका इसमें, तो 27, 25 छक्का 150 और 25 सत्ते 175, हासिल 17, 25 दूनी 50, 50 और 17, 50 में 17 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 67, कितना हो गया, ठीक है। और 25 का f में करेंगे तो प्लस का 25 f और बराबर ये हो जाएगा 755 और प्लस 15 f। अब 15 f को उधर लाओ और 725 को ले जाओ, उस 675 को ले जाओ इधर, तो 25 f माइनस का 15 f बराबर 755 माइनस 675। चलिए यहाँ पर घटाइए, तो ये तो बचेगा 10f बराबर 5 में से 5 जाएगा 0, फिर यहाँ पे 15, 15 में से 7 जाएगा तो बचेगा 8, ठीक है। अब ये 0 से 0 कट जाएगा तो हमारा जो f बराबर बचेगा वो 8 निकल के आ जाएगा और यही हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा आप, प्रश्न नंबर है हमारा दूसरे का गा। k का धनात्मक मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण इतना और इतना दोनों वास्तविक हों। चलिए समझिएगा, प्रश्न नंबर है दूसरे का गा। k का धनात्मक मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण, ठीक, एक समीकरण ये दे रखा है और एक समीकरण ये है, तो दोनों मूल वास्तविक होंगे। चलिए समझिएगा, तो सबसे पहले जो हमारा पहला समीकरण है x² प्लस kx प्लस का 64 बराबर 0, तो सबसे पहले इसमें ABC के मान छांटो। तो a बराबर आपको लिखना 1, b बराबर k और c बराबर 64। तो मूल कैसे हैं, वास्तविक हैं, मूल वास्तविक हैं। जो प्यारे बच्चों मूल वास्तविक हैं, जब इसके मूल वास्तविक हैं तो आपको यहाँ पे लगाना d का जो मान होता है वो 0 के बराबर या 0 से बड़ा होता है और d की जगह पे लगा देना है आपको b² माइनस 4ac, इस प्रकार ये, ठीक, असम का आपको ऐसी चलानी है।
अब b का मान है k स्क्वायर, तो ये तो हो जाए k स्क्वायर माइनस 4, a का मान 1 है और c का मान है 64, और ये असम का आपको इसी प्रकार चलानी है। तो ये हो जाएगा k स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 256, ठीक इस प्रकार। अब आपको क्या करना है, 256 भेजना इधर, तो माइनस से प्लस हो जाएगा, तो k असम का आपको यहाँ पे लगा देनी है 256। अब यहाँ से आपको लिख लेना है k स्क्वायर, ये हमारी असम का रहेगी, 256 को लिखेंगे 16 पे घात 2, तो घात से घात चली जाएगी, तो k का मान जो निकलेगा वो 200, यानी k का मान निकलेगा वो 16 निकलेगा, यानी k का मान 16 से बड़ा या 16 के बराबर। अब इसके बाद जो दूसरा समीकरण उसको देखिएगा। दूसरा समीकरण है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस का 8 एक्स प्लस के बराबर 0। तो यहाँ से भी ए बी सी के मान निकाल लो पहले, a बराबर 1, b बराबर माइनस का 8 और c बराबर k, मूल वास्तविक है, ठीक। तो आपको यहाँ पे लिख लेना है मूल वास्तविक है, ठीक। जब मूल वास्तविक है तो यहाँ पर भी d का मान है वो या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, तो d की जगह पे हमें यहाँ पे लगा देना है b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, बड़ा है या बराबर है 0 के, तो b की जगह पे माइनस 8 लगाना है आपको, माइनस 8 का वर्ग माइनस 4, a का मान है हमारा 1, a का मान 1 है और c का मान है k, ठीक। ये असम का आपको ऐसी रखनी है। अब ये 8 64 हो जाएगा, माइनस का 4k हो जाएगा, ये माइनस का 4k इस प्रकार। अब इस 64 को उधर भेजो तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 4k और ये माइनस का 64, तो प्यारे बच्चों माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 एकन 4, ये 16 हो जाएगा हमारा, तो k और ये यहाँ पर 16 बचेगा। सॉरी माफी चाहता हूं, जब इस 64 को उधर भेजेंगे तो 0 हट जाएगा आपका, तो यहाँ पर k यानी k बराबर यहाँ पर कितना मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा k बराबर 16 और इसमें k बराबर कितना, यहाँ पर भी k बराबर 16 है, तो आपको यहाँ पे लिख लेना उभयनिष्ठ, ठीक, उभयनिष्ठ k का मान, उभयनिष्ठ k का मान, तो यहाँ पे k बराबर कितना 16, यहाँ पर भी k बराबर 16 है, तो आपका k बराबर 16 निकल के आ जाएगा, ठीक है, और यही आपके प्रश्न का आंसर आ गया, ठीक। इसके बाद अगला प्रश्न समझिएगा। प्रश्न नंबर दूसरे का घ, पानी की सतह से 14 मीटर ऊपर जहाज के डेक पर खड़े एक व्यक्ति का एक पहाड़ी की चोटी से उन्नयन कोण 60 अंश है तथा पहाड़ी के आधार से अवनमन कोण 30 अंश है। पहाड़ की ऊंचाई तथा उसकी जहाज से दूरी ज्ञात कीजिए और √3 का मान ये लगाना है। चलिए समझिएगा। तो सबसे पहले आपको बना लेना है पानी की सतह। तो प्यारे बच्चों ये हमारी पानी की सतह है और ये हमारा है एक जहाज, ठीक, जिसकी ऊंचाई है 14 मीटर और ये हमारी है एक पहाड़ी, ठीक। यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है तो पहले इसने इस पहाड़ के शिखर को देखा तो जिसका उन्नयन कोण है वो कितना 60 है, ठीक। तो यहाँ पे ऐसे 60 कर दीजिए आप, ये वाला कोण 60 हो गया। फिर इसके बाद इसके आधार को देखा तो अवनमन कोण हो गया। जब नीचे की तरफ देखते हैं तो अवनमन कोण होता है और ये वाला कोण है 30 अंश का। प्यारे बच्चों ये 60 लिखा हुआ, ठीक है। जब ये 30 है तो ये भी 30 होगा। तो चित्र तो बन के तैयार हो गया हमारा। तो यहाँ पे ए लिख लो, यहाँ बी, यहाँ पर सी, यहाँ पर डी, यहाँ पे आपको ई लिख लेना है। जब ये 14 है तो ये भी हमारी 14 मीटर हो जाएगी, ठीक, 14 मीटर। तो ये वाली दूरी x कर लो तो ये वाली दूरी भी x हो जाएगी और ये वाली h कर लो। तो इसमें हमें क्या ज्ञात करना है, इस पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात करनी है और इसके बाद ये जो यहाँ पर जो जहाज है, ठीक, यहाँ पर जो जहाज है तो जहाज से पहाड़ी की दूरी ज्ञात करनी है। चलिए तो सबसे पहले आपको लिख लेना है यहाँ पर, माना BC
एक जहाज तथा AE एक पहाड़ी है। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज लेना है ABC में, त्रिभुज ABC में। तो आपको यहाँ पे लगाना है tan 30, तो tan लंब बटा आधार, तो आपका हो जाएगा 14/x हो जाएगा, और tan 30 का मान 1/√3 बराबर 14/x। तो इसका गुणा इसमें, इसका इसमें, तो x बराबर हो जाएगा 14√3 मीटर। अब इसके बाद आपको त्रिभुज लेना है यहाँ पर CDE में, त्रिभुज CDE में यहाँ पे लिखना है tan 60, तो लंब बटा आधार हो जाएगा, तो ये इसका लंब और ये आधार है, तो आपको लिख देना है h/x, और tan 60 का मान √3 है, तो h/x का मान है हमारा 14√3, कितना हो जाएगा, इसके नीचे एक कर लो, इसका इसमें, इसका इसमें, तो h बराबर हो जाएगा √3 का √3 में 3 हो जाएगा, फिर 14 3 42 हो जाएगा मीटर। तो आपको लिख लेना पहाड़ की ऊंचाई बराबर, या पहाड़ी की ऊंचाई, तो प्यारे बच्चों पहाड़ी की जो ऊंचाई है हमारी 14 + h का मान कितना है 42 है, तो 14 + 42, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ने पर हमें 56 प्राप्त हो जाएगा, 56 मीटर। तो ये तो पहाड़ी की ऊंचाई निकली है। अब आपको नई लाइन से लिखना है जहाज से पहाड़ी की दूरी, नई लाइन से लिखना है जहाज से पहाड़ी की दूरी। तो प्यारे बच्चों जहाज से पहाड़ी की दूरी कितनी x है, तो यहाँ पर आपको लिखना है बराबर, यहाँ पे x लिख लो, ठीक है, यहाँ पे जगह कम है, आप लोग यहाँ पे x लिख लेना है। फिर x का मान कितना है, तो x का मान है बेटा हमारा, ये रहा x का मान, तो यहाँ पे 14√3, या तो इतना ही छोड़ देना है आपको, ठीक है, लेकिन प्रश्न में √3 का मान दिया हुआ है, तो 14 गुणा √3 का मान 1.73 दे रखा है, 732 दे रखा है, तो गुणा कर दीजिए। प्रश्न है दूसरे का 5वां, एक ठोस खिलौना एक अर्धगोले के आकार का है जिस पर एक लंब वृत्तीय शंकु अध्यारोपित है। इस शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है और आधार का व्यास 4 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का आयतन ज्ञात कीजिए। यदि एक लंबवृत्तीय बेलन इस खिलौने के परिगत हो तो बेलन और खिलौने के आयतनों का अंतर ज्ञात कीजिए, और पाई का मान 3.14 लगाना है। चलिए समझिएगा। तो सबसे पहले बनाना है हमें एक अर्धगोला। तो बच्चों ये हमारा अर्धगोला है और इसके ऊपर एक शंकु अध्यारोपित है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, दोनों की त्रिज्याएं समान होंगी। तो आपको यहाँ पे लिख लेना है पहले शंकु तथा अर्धगोले की त्रिज्या समान है। तो इसमें व्यास कितना दे रखा है, तो व्यास है 4, तो त्रिज्या 2 हो जाएगी। चाहो तो लिख लो व्यास बराबर 4, और आपको पता व्यास को 2r लिखा जाता, तो 2r बराबर 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो r बराबर निकलेगा 2 सेंटीमीटर। अब शंकु की ऊंचाई, तो आपको यहाँ पे लिख लेना है शंकु की ऊंचाई छोटी h बराबर, ठीक, ये हमारा शंकु है जिसकी ऊंचाई कितनी है 2 सेंटीमीटर है और इसकी त्रिज्या भी 2 है। तो शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर। तो पहले इस ठोस का निकालना है आयतन। तो आपको लिखना है ठोस का आयतन। तो इस ठोस में क्या क्या सम्मिलित है, अर्धगोला है, बेलन है। तो पहले अर्धगोले का लगा दो, तो अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई r क्यू। शंकु का आयतन 1/3 पाई r² h।
अब आपको यहाँ पे ले लेना है कॉमन, तो कॉमन क्या लेंगे, 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लो। जब 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 2r और यहाँ पर 1/3 चलाएगा तो ये h बचा हुआ है इतना, ठीक है। मान लगा दो, तो 1/3 और पाई का मान 3.14, आर का मान 2 है तो आपको यहाँ पे 4 लगा देना है। तो 2 गुणा आर का मान 2 और एच का मान 2। अब आपको लिखना है 1/3 और यहाँ पर चलो इसका गुणा कर दो, 4 चौक 16 और 4 एकन 4 और 1 5, 4 चौक 16, 4 एकन 4 और 1 5, 4 तो ये 12.56 और गुणा 2 दूनी 4, 2 6 हो जाएगा और 3 एकन 3, 3 दूनी 6, 2 का गुणा कर दो, 2 छंग 12, 2 पंजे 10 और 11, 12 दूनी 24 और 25, इतना निकला ये घन सेंटीमीटर। तो इस ठोस का आयतन 12.15 घन सेंटीमीटर निकल के आ गया है। अब प्रश्न ये कह रहा है इस ठोस के परिगत एक बेलन है, ठीक। आपको इसके चिपटा के बनाना, ठीक। बेलन इस प्रकार ये यहां से, ठीक है। तो ये बेलन है, तो यहाँ पर क्या होगा, देखो प्यारे बच्चों, जो बेलन की ऊंचाई होगी 2 ये है, ठीक। ये शंकु की ऊंचाई है और ये हमारी त्रिज्या, तो इस बेलन की ऊंचाई हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे बेलन की ऊंचाई h बराबर लिख लो 4 सेंटीमीटर और त्रिज्या समान रहेगी। तो आपको नई लाइन से लिख लेना है यहाँ पर, बेलन की ऊंचाई h बराबर हो जाएगी 4 सेंटीमीटर और त्रिज्या इसकी 2 रहेगी। तो बेलन का आयतन, तो यहाँ पे लिखना है आपको बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान 3.14, आर का मान कितना है, आर का मान है हमारा, आर का मान 2 है तो ये 4 रखोगे, यानी यहाँ पे 2 रखोगे तो 4 हो जाएगा और एच का मान ये 4 है तो 4 लगा दो, गुणा कर दो 3.14 और गुणा ये हो जाएगा हमारा 4 चौक 16, 16 गुणा कर दो इसमें, 16 चौकू 64 की 4 हासिल 6, 16 एकन 16, 16 और 6 22 हासिल 2 और 48 50 हो जाएगा इतना घन सेंटीमीटर। तो अब क्या करना है, प्रश्न ये कह रहा है बेलन का आयतन और जो खिलौना उसके आयतनों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो आपको नई लाइन से यहाँ पे लिख लेना है बेलन तथा खिलौने, बेलन तथा खिलौने के आयतनों में अंतर। पहले आपको बेलन का आयतन लिखना है 50.24, फिर जो खिलौने का आयतन ये वाला है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देना है 25.12, तो घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा हमारा 25.12 घन सेंटीमीटर, ठीक। और यही आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई दिक्कत है एक बार कमेंट करके बता दीजिए, इस प्रश्न का दोबारा से हम वीडियो बना देंगे। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग। अब प्रश्न नंबर इसका 4 चम्मच है, इसमें क्या ज्ञात करना है हमें, इसमें माध्यिका ज्ञात करनी, ठीक। तो बेटा माध्यिका इसकी अपने आप ज्ञात करिए। प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 है, एक नाव जिसकी स्थिर जल में चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, 12 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक समय लेती है, धारा की चाल ज्ञात कीजिए। चलिए समझिएगा। तो सबसे पहले आपको इसमें लिख लेना है माना धारा की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। जो नाव की चाल दे रखी है, नाव की चाल बराबर है 5
किलोमीटर प्रति घंटा। और जो हमें दूरी दे रखी है यहाँ पर, तो नई लाइन से आपको लिखना है दूरी बराबर है 12 किलोमीटर। अब ध्यान समझिएगा, एक हम यहाँ पे नदी बना के दिखा दें जिससे कि आपको अच्छे तरीके समझ में आ जाए। तो प्यारे बच्चों, ये नदी है हमारी, ठीक है, इसमें बह रहा है ये पानी। ठीक, ये हमारा पानी बह रहा है। अब आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए, जब नाव हमारी धारा की दिशा में जाएगी, ठीक है, जब ये नाव धारा की दिशा में जाएगी दोनों की चालें जुड़ जाएंगी। किसकी किसकी? पानी की चाल और जो नाव की चाल है। तो आपको यहाँ पे लिखना है धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल। और अनुकूल का मतलब होता है धारा की दिशा में। कोष्ठक में लिख लेना है धारा की दिशा, ठीक है। जब नाव हमारे धारा के अनुकूल जाएगी दोनों की चालें जुड़ जाएंगी। और एक बात ध्यान रखिएगा, नाव की चाल को हमेशा आगे रखा जाता है और धारा की चाल को पीछे रखा जाता है। नाव की चाल को हमेशा आगे रखा जाएगा। 5 + x किलोमीटर प्रति घंटा। तो समय कितना लगेगा? तो सूत्र होता है समय बराबर दूरी बटा चाल। समय बराबर दूरी बटा चाल, ये हमारा सूत्र होता है, ठीक है। तो समय यहाँ पे t1, दूरी कितनी है? 12 किलोमीटर है। हमारी नाव धारा की दिशा में 12 किलोमीटर जा रही है। और चाल कितनी है? ये रही 5 + x। अब आपको नई लाइन से लिखना है धारा के प्रतिकूल। प्रतिकूल का मतलब है धारा के विपरीत दिशा में। धारा के प्रतिकूल, ठीक, धारा के प्रतिकूल। और कोष्ठक में लिख लेना है धारा के विपरीत, ठीक, धारा के विपरीत। तो धारा के प्रतिकूल नाव की चाल। तो जब नाव हमारी धारा के विपरीत दिशा में आएगी दोनों की चालें घट जाएंगी। तो 5 - x, क्या लिखना है आपको? 5 - x। और इसके पीछे लिख लेना है आपको यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। जब नाव हमारी धारा के विपरीत दिशा में आएगी तो चालें घटेंगी। और एक बात ध्यान रखिएगा, नाव की चाल को हमेशा आगे रखा जाता है। तो 5 - x, यहाँ पर लिख लेना किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको समय दूसरा लगेगा। तो t2 बराबर, दूरी हमारी वही है, बस चाल बदल गई है। अब प्यारे बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा, जब नाव हमारी धारा की दिशा में जाएगी तो समय कम लगेगा। और जब नाव धारा के विपरीत दिशा में आएगी तो इसको समय अधिक लगेगा। तो इसको समय अधिक लगेगा और इसको समय कम लगेगा। तो अधिक वाले में से कम वाले घटा देना है। तो t2 - t1, तो कितना? इससे यानी कि जब नाव धारा के विपरीत दिशा में आ रही है तो इसको 1 घंटा अधिक समय लगा, तो बराबर 1 लिख लेना है। अब यहाँ पे t2 t1 का मान लगा देना है। तो t2 का मान है 12/5 - x और माइनस t1 का मान है 12/5 + x और बराबर 1। ऊपर से 12 कॉमन ले लो। जब यहाँ से 12 कॉमन लेंगे तो 1/5 - x और माइनस 1/5 + x और बराबर 1। इसका गुणा इसमें, इसका इसमें, तो 12 तो ये हो गया, तो हो जाएगा 5 + x, ठीक, 5 + x। और इसका इसमें गुणा करेंगे तो माइनस चिन्ह ना, इनके चिन्ह बदलेगा। तो माइनस का 5 और प्लस का x। अब एक बार प्लस एक बार माइनस है तो 25 - x बन जाएगा, बराबर 1 हो जाएगा। अब ये 5 से 5 कट जाएगा तो यहाँ पे 2x हो जाएगा। और यहाँ पे x² करिए, 2x बटा 25 - x² और बराबर 1। तो 12 दूनी 24 हो जाएगा। तो आपको लिखना है 24x बटा 25 - x² और बराबर 1। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे कैसे गुणा करेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ से दूसरे पेज पे पहुँच रहे हैं, इसका इसमें करना और इसका इसमें करना है। तो जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो आपका ये पहले इसका कर लो 24x और बराबर ये हो जाएगा 25 - x²। अब इन दोनों को ले आओ तो ये हो जाएगा x² प्लस का 24x और माइनस का 25 बराबर 0। अब 25 × 25, 25 के ऐसे गुणनखंड करो, घटाने पर 24 बचे। तो x² + x
25 एकन 25 और माइनस का 25 बराबर 0। तो आपको यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस इसका अंदर गुणा करिए तो ये हो जाएगा 25x और माइनस का x और माइनस का 25 बराबर 0। तो यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x प्लस 25, यहाँ से माइनस एक कॉमन लेंगे तो x प्लस 25 बराबर 0। तो x प्लस 25 और x माइनस 1 बराबर 0। तो ये बन जाएगा हमारा, यहाँ से x का मान निकालेंगे तो x प्लस 25 बराबर 0, x बराबर माइनस 25। तो आपको पता ही होना चाहिए माइनस वाला उत्तर हो जाता है अमान्य। फिर यहाँ से x माइनस 1 बराबर 0 और x बराबर 1 और यही निकल के आ गई हमारी धारा की चाल। तो लिखेंगे धारा की चाल बराबर 1 किलोमीटर प्रति घंटा। और यही हमारे प्रश्न का हल हो जाता है। अब इसके बाद तीसरे का अथवा देखिएगा आप। प्रश्न है तीसरे का अथवा। यहाँ पे द्विघात समीकरण दे रखा है कि मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूल वास्तविक हैं तो उन्हें ज्ञात कीजिए। चलिए समझिएगा। तो पहले द्विघात समीकरण में लिख लेना है 2x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 3 बराबर 0। तो यहाँ पे पहले ABC के मान छाट लो। तो A बराबर मिलेगा 2 और B बराबर मिलेगा माइनस का 6 और C बराबर 3। तो यहाँ पे पहले D निकालिए। D बराबर B स्क्वायर माइनस 4AC मान लगाइए। B का मान माइनस 6 का वर्ग माइनस 4 गुणा A का मान 2 और C का मान 3। तो ये तो बन जाएगा हमारा 36 और माइनस 4 दूनी 8 और 8 तियां 24। तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा 12। ठीक है, D का मान 12 निकला। तो आपको लिख देना है मूल वास्तविक तथा अपरमेय संख्या। ठीक, मूल वास्तविक तथा अपरमेय है। ठीक है, चलिए समझिएगा। तो अब आपको क्या लिखना है, तो यहाँ पे लगाना सूत्र श्रीधराचार्य। तो श्रीधराचार्य x बराबर होता है माइनस का b और प्लस माइनस अंडर रूट d/2a। इसको ऐसे कोष्टक बंद कर दो। तो माइनस b का मान कितना है, माइनस का 6 है, प्लस माइनस d का मान अभी 12 निकाला हमने, 2 गुणा a का मान 2 है। हल करिए तो माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो 6 प्लस माइनस अंडर रूट, ये 12 को लिखा जाएगा 4 गुणा 3 और बटा 4। तो x बराबर, तो ये हो जाएगा 6 प्लस माइनस 4 को 2 लिखा जाएगा, 2 अंडर रूट 3 बटा 2 हो जाएगा। ऊपर से 2 कामा ले लेंगे, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ प्यारे बच्चों, हर में 4 है तो 4 ही लिखिए। ऊपर से जब 2 कामा लेंगे तो 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 और बटा 4। फिर 2 से ये 2 कट जाएगा। तो आपको नई लाइन से लिख लेना है x बराबर 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 बटा 2, या तो आप इतना ही छोड़ दो। नई लाइन से आपको लिख देना मूल करके, यहाँ पे प्लस माइनस है, एक बार प्लस एक बार माइनस, 3 प्लस अंडर रूट 3 बटा 2 कामा 3 माइनस अंडर रूट 3 बटा 2। और यही आपके प्रश्न का हल हो जाता है। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखिएगा आप 4 नंबर। तो प्रश्न नंबर चौथे का पहला है। तो ये चित्र दिया हुआ जिसमें BD लंब AC है और CE लंब AB है। तो ये सिद्ध करना है हमें। तो यहाँ पे लिख लो प्रश्न नंबर चौथे का पहला। तो सबसे पहले बनाना है हमें यहाँ पे आकृति। ठीक, इस प्रकार ये बना लेनी आपको भी। यहाँ पे लिखना है A B C और ये D और ये E और यहाँ पर है ये F और ये लंब है हमारा और ये भी लंब है। तो सबसे पहले आपको इसमें लिखना है दिया है, दिया है क्या क्या दिया हुआ है प्रश्न में देख के लिख दो। BD लंब है AC तथा CE लंब AB। नई लाइन से लिखना सिद्ध करना है
सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? त्रिभुज AEC और समरूप त्रिभुज ADB, ये सिद्ध करना है हमें। अब आपको नई लाइन से लिखना है उपपत्ति। अब यही दोनों त्रिभुज लिख लो, ठीक है। त्रिभुज AEC तथा त्रिभुज ADB में पहले ये देखो दोनों त्रिभुज हैं कहाँ पर? AEC तो प्यारे बच्चों एक त्रिभुज ये है हमारा, और दूसरा त्रिभुज है ADB। एक त्रिभुज ये है। तो देखो जब प्यारे बच्चों ये वाला यानी ये वाला कोण 90 अंश है तो ये भी 90 अंश होगा हमारा, ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। तो लिखना है कोण AE, पहले आप इसमें लिख लो, जब ये 90 अंश है ना हमारा ये, ठीक, या लिख लो पहले यहाँ पर क्या लिखना है? EC CE लंब AB, CE लंब AB, आगे लिख दो दिया है। जब प्यारे बच्चों ये लंब है तो ये वाला कोण 90 अंश हो जाएगा, तो आपको लिखना है कोण AEC बराबर 90 अंश, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है? अब आपको लिखना है यहाँ पर BD, ठीक है, BD लंब AC, यहाँ पर भी लिख लो दिया है, ठीक। इसमें क्या लिखना है? यानी BD लंब AC, ठीक है। तो ये वाला कोण क्या 90 अंश हो जाएगा ये, तो लिखना है ADB, कोण ADB बराबर 90 अंश। इसको 1 कर लो और इसको कर लो 2, तो समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, तो जो चीज़ बराबर उसे हटा दो, तो ये दोनों कैसे बराबर हैं, तो आपको देना है AEC और बराबर कोण ADB। फिर इसके बाद ये वाला कोण हो जाएगा हमारा उभयनिष्ठ, कोण एक ऐसा हो जाएगा उभयनिष्ठ हो जाएगा, क्योंकि देखो इस त्रिभुज में भी कोण आएगा और इसमें भी आएगा, तो आपको लिख लेना है कोण A बराबर कोण A और आगे लिख देना है उभयनिष्ठ, ठीक है। तो इसलिए त्रिभुज AEC और समरूप त्रिभुज ADB किसके आधार पे हो जाएंगे? AA के आधार पे दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, ठीक। तो इस प्रकार आपका ये भी प्रश्न हल हो जाता है। अब इसके बाद इसका दूसरा देखिएगा आप लोग, प्रश्न नंबर चौथे का दूसरा है, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC बराबर BC है। यदि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर है तो सिद्ध कीजिए ABC एक समकोण त्रिभुज है। चलिए समझिएगा। तो सबसे पहले बना लेना आपको एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बना लेना, ठीक, इस प्रकार ये। तो आपको यहाँ पे लिखना है AB और ये C, तो इस त्रिभुज में AC और ये BC ये दोनों भुजाएं समान है, तो हमें सिद्ध करना है जो त्रिभुज ABC है एक समकोण त्रिभुज है। चलिए समझिएगा। तो सबसे पहले लिख लो दिया है त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, जिसमें AC बराबर BC दे रखा है, और इसमें क्या दे रखा है यहाँ पर, और लिख दो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, ठीक, ये सिद्ध करना है। चलिए समझिएगा। तो आपको नई लाइन से लिख लेना है उपपत्ति। अब प्यारे बच्चों प्रश्न में दे रखा है यहाँ पर AB का वर्ग बराबर
2AC का वर्ग, ये दे रखा प्रश्न में, आगे लिख दो दिया है। अब यहाँ पर क्या करना है हमें, AB का वर्ग बराबर, AB का वर्ग बराबर जो 2AC का वर्ग है ना, तो इसको लिख सकते हैं AC का वर्ग प्लस AC का वर्ग, दो बार लिख सकते हैं हम। अब आपको क्या करना है, AC की जगह पे BC लगा दो, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना AC बराबर BC रखने पर, जब AC की जगह BC लगा देंगे तो AB का वर्ग बराबर, यहाँ पर AC को ऐसे छोड़ दो और जो हमारा इस AC की जगह पे BC लगाना है, ठीक, इस प्रकार। अब प्यारे बच्चों ये हमारी पाइथागोरस प्रमेय हो गई। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, किसी एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो। तो आप यहाँ पे देखिए, इस भुजा का वर्ग इन दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, तो इसका मतलब कोण C क्या होगा, समकोण होगा। तो आपको लिख देना है, इसलिए कोण C बराबर क्या होगा, 90 अंश होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देना है, अतः त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो इस प्रकार आपका ये प्रश्न हल हो जाता है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर चौथे का अथवा देखिएगा आप। प्रश्न नंबर है चौथे का अथवा का पहला, समबाहु त्रिभुज ABC में जिसकी भुजा A है, सिद्ध कीजिए कि इसकी ऊंचाई A√3 है। चलिए समझिएगा इसको। तो सबसे पहले आपको बना लेना है समबाहु त्रिभुज। तो चौथे का अथवा और प्रश्न नंबर पहला, तो समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, ठीक है, इस प्रकार। तो यहाँ पे लिख लेना A, यहाँ लिख लेना B, यहाँ लिख लेना है C। तो यहाँ पर क्या करेंगे, शीर्ष A से भुजा BC पर लंब डालेंगे, इस प्रकार, ठीक है। यहाँ पे लिख लो P। तो जो समबाहु त्रिभुज की भुजा दे रखी A दे रखी है, तो ये वाली भुजा कितनी है, A है, ये वाली भुजा A है, और ये वाली भुजा हो जाएगी A/2 और ये वाली भुजा हो जाएगी A/2। और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। तो ये वाला कोण 60 का है और ये कोण 60 का है, और ये 30 का हो जाएगा, ये 30 का हो जाएगा, और ये 30 का हो जाएगा, ठीक। तो हमें सिद्ध क्या करना है, इस AP, ये हमारा लंब है, ठीक, ये त्रिभुज की ऊंचाई कहलाती है। तो सबसे पहले आपको इसमें लिखना है दिया है, यहाँ पे लिख लो दिया है त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं कैसी हैं, बराबर है। तो इसमें आपको लिखना है, सिद्ध करना है, प्यारे बच्चों सिद्ध क्या करना है, AP बराबर कहाँ चला गया, A√3/2, ये सिद्ध करना हमें, ठीक है। तो रचना में लिखना है हमें, रचना में लिखेंगे AP लंब BC खींचा। तो नई लाइन से लिखना उपपत्ति, तो इसमें आपको लिखना है त्रिभुज BPA में, त्रिभुज BPA में। तो प्यारे बच्चों हमारा एक समकोण त्रिभुज है, तो आपको यहाँ पे tan लगा देना, ठीक है, tan 60, tan क्या होता है, लंब बटा आधार होता, तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो लंब क्या है AP और आधार क्या है A/2 आधार है हमारा। तो tan 60 का मान √3 है, ठीक, tan 60 का मान √3 और ये 2 पहुंचेगा ऊपर, 2AP/A हो जाएगा। A का इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें 2AP बराबर हो जाएगा A/3 और AP बराबर हो जाएगा A√3/2, और यही हमें सिद्ध करना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, चौथे का अथवा का दूसरा, त्रिभुज ABC की भुजा AC पर बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि
कोण ACB बराबर कोण ABD, तो ये सिद्ध करना हमें। चलिए समझिएगा। तो सबसे पहले बनाना एक त्रिभुज आपको यहाँ पर इस प्रकार, और यहाँ पर नाम लिखेंगे हम A B और ये C। तो आगे प्रश्न कह रहा है AC पर बिंदु D, AC पर बिंदु D, तो यहाँ पे बिंदु D कर लीजिए आप, ठीक। इस प्रकार D इस प्रकार है ACB, ACB यानी ये वाला कोण ABD, 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 इसको यहाँ से ऐसे करके मिलाना है, यानी ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, ठीक। ये दिया हुआ है इसमें। तो सबसे पहले आपको इसमें लिखना है, दिया है कोण ACB बराबर कोण ABD। फिर आपको लिखना सिद्ध करना है, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज ADB, ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लिख लेना है उपपत्ति। इन्हीं दोनों त्रिभुजों का नाम लिख लो, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ADB में। अब प्यारे बच्चों देखो, पहले ये बड़ा वाला त्रिभुज देखो, ये वाला त्रिभुज, ठीक है। फिर कौन सा ADB, फिर ये छोटा वाला त्रिभुज देखो, तो ये वाला ये कोण इसके बराबर है। तो आपको लिख लेना है यहाँ पर कोण ACB और बराबर कोण ABD, और आगे लिख देना दिया है। फिर इसके बाद ये वाला कोण उभयनिष्ठ हो जाएगा। देखो इस त्रिभुज में भी ये वाला कोण आएगा और इस बड़े वाले त्रिभुज में भी कोण आएगा, तो ये कोण A उभयनिष्ठ हो जाएगा। तो आपको लिख देना है कोण A बराबर कोण A, आगे लिख देना है उभयनिष्ठ, ठीक है। इसलिए त्रिभुज ABC और समरूप त्रिभुज ADB, और आगे कसौटी लिख देना A के आधार पर समरूप हो जाएंगे। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 5 है, उसको देखिएगा आप। प्रश्न नंबर 5 है, दिए गए चित्र में AB समांतर DC, तो सिद्ध कीजिए AOB और समरूप त्रिभुज है DOC, और साथ में x का भी मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बनाएंगे इसका हम चित्र इस प्रकार, और ये इसके हैं विकर्ण, तो इसका नाम लिखेंगे यहाँ पे A B C और ये D, और यहाँ पे नाम लिख लेना O। तो सबसे पहले आपको इसमें लिखना है दिया है AB समांतर DC, यानी ये वाली भुजा इसके समांतर है। फिर आपको लिखना सिद्ध करना है त्रिभुज AOB और समरूप त्रिभुज COD, ये सिद्ध करना है हमें। तो नई लाइन से हमें लिख लेना है उपपत्ति। उपपत्ति में क्या लिखेंगे, जब प्यारे बच्चों ये वाली भुजा देखो, जब ये वाली भुजा इसके बराबर है, समांतर है, ठीक। ये वाली भुजा इसके समांतर है और इसमें ये वाली तिर्यक रेखा ले लो, तो आपको लिख लेना है AB समांतर DC तथा BD एक तिर्यक
रेखा है। देखो समझो, जब ये वाली भुजा इसके समांतर है और ये BD एक तिर्यक रेखा है, तो बच्चों ये वाला कोण हो जाएगा इसके बराबर, एकांतर अंतः कोण हो जाएंगे हमारे। तो आपको यहाँ पे लिख लेना नई लाइन से, कोण ए बी ओ और बराबर कोण ODC। आगे लिख देना है एकांतर अंतः कोण। फिर नई लाइन से फिर दोबारा यही लिख लेना आपको, AB समांतर DC। पहले तिर्यक रेखा हमने ये ली थी, अब की बार ये लेनी है। AB समांतर DC तथा AC एक तिर्यक रेखा है। जब ये वाली भुजा इसके समांतर है, अब की बात तिर्यक रेखा हमने ली, ये वाली ले ली, तो ये वाला कोण हो जाएगा इसके बराबर। तो आपको यहाँ पे लिख लेना है कोण OAB और बराबर कोण OCD और आगे लिख देना है एकांतर अंतः कोण। फिर इसके बाद बच्चों ये वाला जो कोण होगा यहाँ पर देखो, ये वाला कोण और ये वाला कोण शीर्षाभिमुख कोण होगा। तो आपको यहाँ पे लिख देना है कोण AOB बराबर कोण DOC और आगे लिख देना शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक, कोष्टक में लिखना है ऐसे करके। नहीं, यहाँ कोष्टक नहीं लगाना, ठीक, तिर्यक रेखा यहाँ नहीं लगाना है। तो इसलिए त्रिभुज AOB और समरूप त्रिभुज COD किसके आधार पे हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे A के आधार पर। और जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए हैं तो प्यारे बच्चों संगत भुजाएं कैसी होंगी? समानुपात में होंगी। जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो संगत भुजाएं समानुपात में लगा देनी है। तो कैसे लगानी है आपको यहाँ पर? OB बटा OD, फिर लिखना है AO बटा OC। चलिए समझिएगा, तो आपको लिख लेना यहाँ पर OB बटा OD, फिर लिखना है OC बटा AO। अब इसकी भुजाओं की माप भी दे रखी है, अब भुजाओं की नाप डालने हैं हम। ये वाली भुजा है हमारी 2x - 1 और ये वाली भुजा है 3x - 1 और ये वाली भुजा है 5x - 3 और ये वाली भुजा है हमारी 6x - 5। इनके मान लगा दीजिए आप। तो OB का मान है 2x - 1, OD का मान है 6x - 5 बराबर OC का मान रुक जाओ, अनुपात गलत लिख लिया क्या हमने? यहाँ पर अनुपात गलत लिख लिया हमने, ठीक है। पहले ये वाला लिखना है आपको, AO बटा OC लिखना है यहाँ पर। AO यहाँ पे कर लो, ठीक, AO या OA यहाँ पे कर लो, OC यहाँ C कर लो। तो OA का मान है हमारा 3x - 1 और OC का मान है 5x - 3। अब यहाँ पे मान लगाइए, हल करिएगा। तो जब इसको हल करेंगे यहाँ पर हम, इसका गुणा इसमें, इसका इसमें, तो 5 दूनी 10x² और माइनस का 6x हो जाएगा। -1 का करें माइनस का 5x प्लस का 3 हो जाएगा। इसका इसमें करेंगे तो 6 × 18x² हो जाएगा और माइनस का 15x हो जाएगा। फिर -1 का करेंगे तो माइनस का 6x हो जाएगा और प्लस का 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको थोड़ा हल करिएगा, तो इस 18x² को उधर ले आओ, तो 10x² माइनस का 18x² और प्यारे बच्चों ये बन जाएगा माइनस का 11x और इन दोनों को जोड़ेंगे हम, तो ये बन जाएगा माइनस का 21 और -21 दिलाओ तो प्लस का 21x हो जाएगा, प्लस का 3 और माइनस का 5 बराबर 0। तो माइनस का 8x² बचेगा और यहाँ पर प्लस का 10x बचेगा और ये हो जाएगा माइनस का 2 बराबर 0। पहला पद यहाँ पे माइनस नहीं होना चाहिए, तो एक काम करो, यहाँ से -2 कॉमन ले लो। जब यहाँ से -2 कॉमन लेंगे तो आपका हो जाएगा 4x² माइनस का 5x और प्लस का 1 हो जाएगा।
बराबर 0। -2 का भाग लगा देंगे तो 4x² माइनस का 5x प्लस का 1 बराबर 0। अब इसका हमें काटना है गुणनखंड। ठीक, चलिए समझिएगा। तो 1 का 4 में करो, 4 के ऐसे गुणनखंड करो जोड़ने पे 5 आ जाए। तो आपको लिखना है 4x² माइनस x 4 प्लस 1 प्लस 1 बराबर 0। 4x² माइनस x का अंदर गुणा करेंगे तो 4x माइनस का x और प्लस का 1 बराबर 0। तो यहाँ से हम 4x का अमल लेंगे तो x माइनस 1 का अमल लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 1 बराबर 0। तो 4x माइनस 1 और x माइनस 1 बराबर 0। फिर यहाँ पर x का मान निकलेगा 4x माइनस 1 बराबर 0। तो 4x बराबर 1 तो x बराबर 1/4। फिर इसके बाद x माइनस 1 बराबर 0 तो x बराबर 1। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे x का मान दोनों धनात्मक है। ठीक, तो x बराबर निकलेगा 1/4 का मान 1 और यही आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा 5वें का अथवा। तो सबसे पहला प्रश्न है तो इसमें आपको मान लगाना, कुछ करना ही नहीं है। 2 यहाँ लिख लो। cos 45 का मान 1/√2 यहाँ पे घात 2 लगा दो प्लस tan 60 का मान √3 यहाँ पे घात 2 लगा दो माइनस 6 sin 45 का मान 1/√2 यहाँ पे घात 2 लगा दो और tan 30 का मान 1/√3 यहाँ पर भी घात 2 लगा दो। तो 2 तो बाहर रहेगा तो ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 3 माइनस 6 ये हो जाएगा 1/2 और ये 1/3 हो जाएगा। माइनस का चिन्ह लगेगा, यहाँ पर माइनस है तो माइनस का ही चिन्ह लगेगा। ठीक, माइनस है यहाँ पर। तो ये 2 यहाँ पर 2 3 6 2 3 6 और 1 7 7/2 हो जाएगा माइनस 6। इसका इसमें जब इसका इसमें करोगे तो 3 माइनस 2/6 हो जाएगा। ये इससे ये कट जाएगा। कटने के बाद यहाँ पर बचेगा 7 और माइनस 6 और ये हो जाएगा 1/6। 6 से 6 मारा जाएगा तो 7 माइनस 1 तो यहाँ पर बचेगा 6। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर पहला हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब आ जाइए 5वें का दूसरा, उसको देखिएगा। तो अथवा का 5वें का दूसरा है हमारा 2 cos पे पावर 4 60 प्लस sin पे घात 4 30 फिर उसके बाद माइनस tan स्क्वायर 60 और प्लस cot स्क्वायर 45 और प्लस 3 sec स्क्वायर है 30। यह मान लगा दीजिए अब आप। तो बच्चों 2 cos 60 का मान 1/2 इस पे घात 4 रहेगी। ठीक है, प्लस sin 30 का मान 1/2 इस पर भी घात 4 रहेगी माइनस tan 60 का मान √3 और इस पर घात 2 रहेगी प्लस cot 45 का मान 1 इस पर भी घात 2 रहेगी प्लस 3 और sec 30 का मान 2/√3 और इसके ऊपर भी घात 2 रहेगी। cos 30 का मान √3/2। हाँ ठीक सही है। अब यहाँ पे काम करिए, ये तो 2 तो बाहर रहेगा तो 1 पे घात कितनी भी लगा उसका मान 1 ही रहेगा और 2 पे घात 4 का मान 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 हो जाएगा ये, प्लस ये भी 16 बन जाएगा भैया। अब माइनस इसका अंडू हट जाएगा 3 और प्लस 1 हो जाएगा और ये प्लस ये हो जाएगा 3 2 दूनी 4 और इसका अंडू हट जाएगा और ये 3 से 3 मारा जाएगा 2। इसके हर समान है तो बच्चों जब इसके हर समान है तो यहाँ पे हो जाएगा 16 16 1 और 1 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये माइनस का 4 और प्लस का 4 ये इससे कट जाएगा ये हमारा। तो यहाँ पे 2 दूनी 4 और बटा 16 4 एकन 4 4 चौक 16। तो इसका आंसर 1/4 निकल के आ जाएगा और यही आपके प्रश्न का हल आ गया। हमें लग रहा है शायद इसका आंसर गलत है और प्यारे बच्चों जो आपके अनसोल्ड में आंसर दिया वो गलत है। ठीक, और यही हमारा आंसर ठीक है। तो बस प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।